हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग बीए के थर्ड सेमेस्टर में हैं और सोशियोलॉजी पढ़ते हैं मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में, तो हमने न्यू बैच 2026-27 या 27-28 के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी की और उसके साथ साथ हर एक सब्जेक्ट की। तो अगर समाजशास्त्र आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपको पढ़ना है भारत में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन यानी सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया, यही आपके पेपर का नाम है। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम इसका यूनिट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 पर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें आपको सामाजिक परिवर्तन के बारे में, उसकी अवधारणा, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति, सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, जिसमें आपको सामाजिक उद्विकास, सामाजिक विकास, प्रगति और क्रांति के बारे में पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम सामाजिक उद्विकास के बारे में पढ़ेंगे। विकास, प्रगति और इवोल्यूशन के लिए अलग अलग यानी क्रांति के लिए अलग अलग वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी। तो इवोल्यूशन यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं सामाजिक उद्विकास। तो सामाजिक उद्विकास का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता, सामाजिक उद्विकास के जो सिद्धांत हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और सामाजिक उद्विकास के जो कारक हैं, ये सारे टॉपिक आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरा नोट्स भी आपको वीडियो में मिलेगा, तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या अपना खुद का नोट्स भी बना सकते हैं इस नोट्स की मदद से। तो अगर भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं या आपका जो को करिकुलर सब्जेक्ट है, सभी की क्लासेस चैनल पे चल रही हैं, तो विजिट ज़रूर कीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं और हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में चेक करके अदर सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को देख के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले सामाजिक उद्विकास क्या है। तो सबसे पहले हम सामाजिक उद्विकास का अर्थ और इसकी परिभाषा को समझेंगे। इसके बाद इसकी विशेषता देखेंगे। उसके बाद हम सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को समझने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक उद्विकास की अवधारणा की चर्चा कीजिए या सामाजिक उद्विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो सारा कुछ आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, वो भी नोट्स के साथ। तो देखिए सामाजिक उद्विकास का क्या अर्थ है। देखिए सामान्य रूप से जब कोई वस्तु अपने सुगम यानी कि आसान रूप से, सरल रूप से जटिल रूप में परिवर्तित होती है, अथवा जब किसी वस्तु का कई स्थितियों में क्रमिक परिवर्तन होता है, तो उसे उद्विकास कहा जाता है। उद्विकास क्या है कि कोई भी चीज़ बहुत ही आसान है लेकिन वो जटिलताओं की तरफ बदलती रहती है, जटिलताएं उसमें आती रहती हैं, तो आसानी से वो जटिलता की तरफ बदलना, ऐसा परिवर्तन क्या है, सामाजिक उद्विकास है। लेकिन इसके बाद भी इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं बताई जा सकती। देखिए मैकाइवर तथा पेज ने कहा है कि जब परिवर्तन में सिर्फ निरंतरता ही नहीं होती बल्कि दिशा भी होती है, तब हमारा अभिप्राय उद्विकास से होता है। यानी कि जो उद्विकास है इसमें एक दिशा होती है, एक दिशा में होता है। आपने सामाजिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा है कि सामाजिक परिवर्तन निरंतर होता रहता है, मतलब कंटिन्यू, ये चलता रहता है। लेकिन जब परिवर्तन एक दिशा में होता है तो वो क्या है, तब मैकाइवर और पेज कहते हैं कि तब हम बात करते हैं उद्विकास की। अगली डेफिनेशन है ऑगबर्न तथा नीमकॉफ के अनुसार। सामाजिक उद्विकास के लिए ऑगबर्न तथा नीमकॉफ लिखते हैं कि उद्विकास केवल मात्र एक निश्चित दिशा में परिवर्तन है। मतलब क्या है, एक निश्चित दिशा में परिवर्तन होना ही उद्विकास है, सामाजिक उद्विकास है। मतलब इसमें एक दिशा होती है, उसी में परिवर्तन होता रहता है और चीज़ें सरलता से जटिलता की ओर बदलती रहती हैं। अगली डेफिनेशन है हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। तो हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है कि उद्विकास कुछ तत्वों का एकीकरण तथा उनसे संबंधित वह गति है जिसके दौरान वह तत्व एक अनिश्चित तथा असंबद्ध समानता से निश्चित और संबद्ध भिन्नता में बदल जाना है। उसके अलावा अगली डेफिनेशन है हाउस ई.एन. के अनुसार। तो हाउस ई.एन. लिखते हैं कि सामाजिक उद्विकास जो है नियोजित या अनियोजित विकास को कहते हैं। मतलब ये नियोजित भी हो सकता है, अनियोजित भी हो सकता है, जो सांस्कृतिक सामाजिक संबंधों के स्वरूपों या सामाजिक अंतःक्रियाओं के स्वरूपों का होना है। तो सामाजिक उद्विकास इतना याद रखिए कि एक दिशा में बदलता है और इसमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु
अपने सुगम रूप से, अपने आसान रूप से जटिलता की ओर बदलती रहती है, तो उसी को सामाजिक उद्विकास कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं, विशेषताओं के द्वारा आप इसको और ही ईजिली समझ पाएंगे। देखिए, सामाजिक उद्विकास के ऊपर जितनी भी परिभाषाएं आपने अभी देखी हैं, उनका विश्लेषण करने पर उनकी निम्नलिखित विशेषताएं पता चलती हैं। तो वो क्या क्या विशेषताएं हैं, आइए देख लेते हैं। सामाजिक उद्विकास की पहली विशेषता देखिए, सामाजिक उद्विकास की एक निश्चित दिशा होती है तथा उद्विकास उसी दिशा में होता रहता है। जैसे कि आप ये जानते हैं कि जो परिवर्तन होता है वो लगातार सोसाइटी में, समाज में होता रहता है और लगातार कंटिन्यू वो परिवर्तन चलता रहता है। हमेशा आप देखेंगे समाज में कोई ना कोई चीज़ बदलती रहती है। लेकिन जब उद्विकास की बात करते हैं तो उद्विकास भी एक तरीके का परिवर्तन ही होता है, लेकिन इसमें सुगम रूप से जटिलता की ओर परिवर्तन होता है और ये एक निश्चित दिशा में होता है। जैसे इसकी एक दिशा निश्चित होती है, एक डायरेक्शन होती है। जैसे पहले से लगता है कि यहाँ इस दिशा में परिवर्तन हो सकता है और वो परिवर्तन एक निश्चित दिशा में होता रहता है, तो उसको हम उद्विकास कहते हैं। उद्विकास की दूसरी जो डेफिनेशन नहीं, विशेषता है कि सामाजिक उद्विकास निरंतर होता रहता है, यानी कंटिन्यू। ये भी निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। मतलब उद्विकास एक ऐसा परिवर्तन होता है समाज के अंदर जो कंटिन्यू चलता है, लेकिन एक दिशा में चलता है, ये कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसकी तीसरी विशेषता है कि सामाजिक उद्विकास स्तर में होता है, यानी एक स्टेज में होता रहता है। इसमें एक स्टेज होता है, उसी में परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक उद्विकास की चौथी विशेषता है कि सामाजिक उद्विकास का तात्पर्य संपूर्ण, यानी कि पूरे ब्रह्मांड, यानी पूरे यूनिवर्स में होने वाले परिवर्तन और विकास से है। सामाजिक जो उद्विकास है, इसका तात्पर्य क्या है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जो परिवर्तन हो रहा है, एक निश्चित दिशा में हो रहा है, एक स्टेज में हो रहा है और कंटिन्यू होता जा रहा है, रुकता नहीं है, वो उद्विकास होता है। पांचवी इसकी विशेषता है कि उद्विकास की प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर बढ़ती है। मतलब इसमें कोई भी चीज़ें जटिलता से आसानी की ओर नहीं बढ़ती। हर एक चीज़ में जब परिवर्तन हो रहा है, एक दिशा में हो रहा है, लेकिन आसान रूप से वो जटिलता की ओर बढ़ रहा है। मतलब और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है परिवर्तन। जो परिवर्तन हो रहा है वो आसान नहीं हो रहा है कि पहले बड़ा मुश्किल था, बदल के आसान हो गया। पहले आसान होता है, बाद में मुश्किल और जटिल हो जाता है, वो उद्विकास है। छठी विशेषता है कि सामाजिक उद्विकास की जो प्रक्रिया है स्वतः चालित है, यानी अपने आप चलती रहती है। यह व्यक्तियों और उनके प्रयासों के फलस्वरूप चालित नहीं होती। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं समाज के अंदर कि जब मनुष्य उस काम को करेगा, मनुष्य उसमें अपना हाथ लगाएगा, तभी वो चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि मनुष्य उस पर मेहनत करेगा, बदलने के लिए वो काम करेगा। लेकिन उद्विकास एक ऐसा परिवर्तन होता है जो मनुष्य नहीं करता, ये अपने आप होती रहती हैं और संपूर्ण यूनिवर्स में ये होती रहती हैं। तो आई होप कि इसकी विशेषताएं आप समझ के होंगे। अगली हेडिंग आपका है सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत। तो हम डार्विन का भी उद्विकास का सिद्धांत समझेंगे इस वीडियो के अंदर, और हर्बर्ट स्पेंसर का भी उद्विकास का सिद्धांत समझेंगे, क्योंकि ये दोनों जो समाजशास्त्री हैं, इनका सिद्धांत एग्जाम में ज़रूर पूछता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामाजिक उद्विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, तब आप डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर दोनों के सिद्धांत को लिखिएगा। अगर आपसे केवल क्वेश्चन पूछ दे कि हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, तो आपको केवल हर्बर्ट स्पेंसर का ही सिद्धांत लिखना होगा। अगर डार्विन का सिद्धांत पूछे तो केवल डार्विन का ही सिद्धांत लिखना होगा। सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताती चल रही हूँ ताकि जिस तरीके से क्वेश्चन आए आपको पता रहे कि आपको अपने आंसर में क्या लिखना है। वैसे तो हम मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत, तो देखते हैं कि सामाजिक उद्विकास कैसे होता है, इसके क्या नियम हैं। इस संबंध में विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं, क्योंकि जो अलग अलग विद्वान होते हैं वो अपने हिसाब से अपने अपने मत देते रहते हैं। तो यहाँ कुछ प्रमुख विद्वानों के मतों का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें पहला पॉइंट है डार्विन का उद्विकास सिद्धांत। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखिए, डार्विन को विकासवादी सिद्धांत का जनक कहा जाता है। एक प्रश्न बन सकता है ऑब्जेक्टिव्स वाले बच्चों के लिए, नोट कर लेंगे।
विकासवादी सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? 4 समाजशास्त्री ऑप्शन में दे देगा तो याद रखिएगा डार्विन को कहा जाता है। डार्विन ने ही सर्वप्रथम यानी सबसे पहले ये मत प्रतिपादित किया था कि जो मनुष्य थे उनके पूर्वज बंदर थे। मतलब इससे पहले अभी भी कोई समाजशास्त्री ये बात नहीं कहा था कि मनुष्यों के जो पूर्वज थे वो बंदर थे। ये बात सबसे पहले डार्विन ने ही कही थी। उन्हीं से क्रमशः मनुष्य का विकास हुआ है। तो फिर बंदर से ही धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य का विकास हुआ। और डार्विन का ये भी कहना है कि पहले किसी भी जीव का रूप बहुत सरल होता है, उसमें पहले किसी भी अंग का पृथक पृथक अस्तित्व नहीं होता, यानी किसी भी चीज़ का अलग अलग डेवलप नहीं होता, बाद में होता है। लेकिन उसमें विभिन्न अंगों के तत्व विद्यमान जरूर रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि डार्विन का कहना है कि कोई भी जो जीव होता है उसका जो रूप होता है पहले बहुत ही आसान और सरल होता है, धीरे धीरे उसके अंग अस्तित्व में आते हैं, लेकिन उसके सारे अंग उसके अंदर विद्यमान रहते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है, पृथक पृथक यानी अलग अलग। धीरे धीरे समय पाकर वो विकसित होते रहते हैं। और एक उदाहरण के थ्रू आप समझ सकते हैं इसको आसानी से कि एक छोटा सा बीज है, बीज जिसका रूप आरंभ से एकदम सरल और सादा है। मतलब छोटा सा बीज है तो आप नहीं कह सकते कि ये बीज वृक्ष के रूप में परिणत होने पर कौन सा रूप ले लेगा, लेकिन इस बीज में सभी तत्व रहते हैं। मतलब ये बड़ा होगा तो एक पौधे से पेड़ बनेगा, फिर उसमें शाखाएं, पत्तियां, फल, कुछ भी फूल, कुछ भी लगेगा। ये तो आपको पता है कि कोई भी बीज जब उगाया जाएगा धीरे धीरे कई वर्षों बाद जब वो एक वृक्ष का रूप लेगा तो उसमें हर एक अंग अलग अलग से दिखने लगेंगे, उसकी शाखाएं, उसकी लताएं, उसके पत्ते, उसका अंग। लेकिन अभी एक बीज के रूप में वो नहीं दिख रहा है, तो इसका रूप बहुत ही सरल है, लेकिन उसमें वो सारे अंग विद्यमान जरूर हैं। ये आपको ज़रूर पता है कि आगे चलकर इस तरह का रूप ले लेगा, अलग अलग इसके अंग दिखने लगेंगे, लेकिन पहले क्या है, उसका रूप सरल है। लेकिन यही बीज जब वृक्ष का रूप धारण कर लेता है तो उसके सभी अंग अलग अलग दिखाई पड़ने लगते हैं। उसकी शाखाएं, उसके तने, उसकी पत्तियां, उसके फूल, फल जो भी हैं। तो आगे देखिए, आई होप कि आप ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। लेकिन यही बीज जब वृक्ष का रूप धारण करता है तो उसके अलग अलग अंग दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार ये सभी अंग एक दूसरे से एकदम पृथक होकर भिन्नता की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। पत्तियां अलग दिखती हैं, फूल, फल, शाखाएं, लताएं, पेड़ का पूरा जो बॉडी है अलग दिखने लगता है। यहाँ तक तो अनिश्चितता की स्थिति होती है, परंतु इसके पश्चात प्रत्येक अंग अपनी स्थिति में आ जाते हैं। हर अंग का अपना अलग अलग अपकार्य होता है। ये अपने भिन्न भिन्न कार्यों द्वारा वृक्ष के पोषण में सहायक होते हैं। किसी अंग का काम धूप लेना है तो किसी का पानी ग्रहण करना है, तो किसी का वायु प्राप्त करना है, किसी का पेड़ की रक्षा करना होता है। तो जब वो एक बीज के रूप में था तो वो बहुत ही सरल था, लेकिन उसमें सारे तत्व, सारे अंग विद्यमान थे। जब वो वृक्ष का रूप धारण करता है तब जाकर उसके सभी अलग अलग अंग हमें दिखाई देने लगते हैं और हर अंग का अलग अलग काम होता है। तो इसी तरीके से इन्होंने कहा कि जब मनुष्य के जो पूर्वज थे वो बंदर थे, धीरे धीरे क्या हुआ कि मनुष्य का विकास हुआ। तो आई होप कि आप डार्विन का उद्विकास का सिद्धांत समझ गए होंगे। इनका यही कहना है कि चीज़ें पहले सरल होती हैं, बाद में कॉम्प्लेक्स यानी जटिल हो जाती हैं। अब देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर का उद्विकास का सिद्धांत। देखिए, हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन के इसी जैविक या उद्विकासवादी सिद्धांत को सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने जो बताया कि मतलब सरल रूप होता है, बाद में जटिल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उसी के हिसाब से हर्बर्ट स्पेंसर ने भी बताने का प्रयास किया है। हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है कि उद्विकास के उपर्युक्त नियम समाज और संस्कृति के संबंध में भी पाए जाते हैं। उनके सिद्धांत का संक्षेप में इस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। मतलब कि डार्विन ने जैविक या उद्विकास सिद्धांत को प्रतिपादित किया और एक बीज का उदाहरण या फिर एक मनुष्य के उदाहरण के रूप में, और हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है कि यही चीज़ें हमें समाज और उसकी संस्कृति में भी देखने को मिलती हैं कि वो पहले सरल होती हैं, बाद में जटिल हो जाती हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, सामाजिक उद्विकास सरल से जटिलता की ओर होता है, यानी कि आसान रूप से मुश्किल की ओर, जटिलता की ओर बढ़ता है। प्रारंभ में समाज जो था बहुत ही सरल, बहुत ही आसान था, बाद में जटिल हो गया। अगर हम बात करें शादी विवाह की ही, तो आज के टाइम में देखिए कितने बड़े बड़े प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, रिसेप्शन वगैरह होता है, बड़ा बड़ा, बहुत ही अलग थलग का हर इंसान करता है, हर इंसान कोशिश करता है, बट पहले इस तरीके का नहीं होता था।
बहुत ही सिंपल तरीके से शादी वगैरह हो जाती थी। अब तो बहुत ज़्यादा रिवाज भी बढ़ रहे हैं हर एक चीज़ में। तो देखिए क्या है, चीज़ें आसान से सरल के रूप से जटिलता की ओर ही तो बढ़ रही है ना। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब बढ़ता चला जा रहा है रीति रिवाज सारी चीज़ें। तो समाज में भी परिवर्तन हो रहा है। तो ये उद्विकास होता है सरल रूप से जटिलता की ओर, मुश्किल चीज़ों की ओर बढ़ना। उसके विभिन्न अंग आपस में इतने घुले मिले थे कि उनका पृथक अस्तित्व नहीं था। मतलब कि हर्बर्ट स्पेंसर ने जो उद्विकास का सिद्धांत दिया, वो कहते हैं कि समाज पहले बहुत ही आसान था, उसके हर एक अंग आपस में ही मिले हुए थे, लेकिन धीरे धीरे ये अलग होते चले गए। इसके अतिरिक्त तो उनका रूप भी अनिश्चित था, एकदम अलग अलग नहीं था, निश्चित। उनके बीच कोई अलग अलग संबंध नहीं था। यह अनिश्चित एवं असंबद्ध समानता की स्थिति थी, मतलब सब चीज़ें समान लगती थीं। परंतु व्यक्तियों के विचार और अनुभव में परिवर्तन हुआ, और वही परिवर्तन समाज के परिवर्तन का भी एक कारण बन जाता है। और सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष या अंग, जैसे कि परिवार हो, राज्य हो, चाहे कारखाना हो, संघ हो, ग्राम हो, नगर हो, आदि में हमें सामाजिक उद्विकास दिखता है। और हर एक चीज़ अब अलग होकर स्पष्ट होने लगी हैं। हर एक चीज़ अब एक दूसरे से अलग है। पहले सारी चीज़ें मिक्स लगती थी, सारा समाज आसान था, सरल था, बट अब क्या है, जटिल हो गया है। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, समाज में ये विभिन्न अंग ज्यों ज्यों स्पष्ट होते गए, मतलब धीरे धीरे परिवार, राज्य, कारखाना, संघ, ग्राम, नगर आदि सारी चीज़ें अलग अलग स्पष्ट होने लगी। तो उनमें श्रम विभाजन और विशेषीकरण होता गया। श्रम विभाजन का मतलब कि श्रम को बांट देना, मेहनत को बांट देना, अलग अलग काम कर देना। घर को चलाने का काम महिलाएं करेंगी, बाहर जाके कमाने का काम पुरुष करेंगे, और हर एक चीज़ को बांट दिया गया, मतलब श्रम विभाजन कर दिया गया, कामों को बांट दिया गया कि कौन क्या काम करेगा, अलग अलग काम बांट दिया गया। बड़े बड़े कारखाने भी हैं तो उनमें भी लेबर्स के काम बटे होते हैं, तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है, इस तरीके से। तो हर एक चीज़ जब जटिल होती गई तो हर एक फील्ड के लिए अलग अलग काम हो गया। बड़ी बड़ी कंपनी में भी अलग अलग तरह के मैनेजर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। देश को चलाने के लिए भी देखेंगे आप, हर लेवल पर सरकार होती है। जैसे ज़िले में IAS होते हैं, राज्य को चलाने के लिए मुख्यमंत्री, देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री। तो इस तरीके से शक्तियों का विभाजन किया गया। जब चीज़ें जटिल होती गई तो सब चीज़ें बनती चली गईं। फलस्वरूप हर अंग का एक विशेष कार्य हो गया, मतलब हर एक अंग का अपना अलग अलग कार्य हो गया। परिवार का काम अलग है, राज्य का काम अलग है, कारखाने का काम अलग है, श्रमिक संघों का काम अलग है। जो चीज़ें आपको भी मैंने समझाई है वही बात यहाँ कही जा रही है। तीसरा पॉइंट है, परंतु श्रम विभाजन और विशेषीकरण हो जाने के बाद भी यह नहीं है कि हर अंग अलग अलग है, सारी चीज़ें एक ही हैं, बट सबका काम अलग हो गया, श्रम का विभाजन हो गया। उनमें एक निश्चित परस्पर संबंध रहता है, सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। परिवार जो है राज्य पर निर्भर है और राज्य जो है परिवार पर निर्भर है। इसी तरह से समाज के हर एक अंग एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उद्विकास की यह प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है और कुछ निश्चित स्तरों से होकर गुजरती रहती है। तो आई होप कि आप सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत को समझ गए होंगे। सामाजिक उद्विकास में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो है सामाजिक उद्विकास के कारक। तो एग्जाम में सामाजिक उद्विकास के कारक, तो देखिए ऑगबर्न ने सामाजिक उद्विकास के 4 कारण बतलाए हैं। तो वो 4 कारण कौन कौन से बताए हैं सामाजिक उद्विकास के, आइए देख लेते हैं ऑगबर्न महोदय के अनुसार। देखिए सामाजिक उद्विकास के कारण में पहला पॉइंट है आविष्कार। देखिए सामाजिक परिवर्तन के कारकों में प्रौद्योगिकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सामाजिक जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारणों की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी होता है। अब प्रौद्योगिकी क्या है इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो प्लेलिस्ट जब आप चेक करेंगे BA 3rd सेमेस्टर सोशियोलॉजी की तो आपको उसमें प्रौद्योगिकी का टॉपिक ज़रूर मिलेगा। चैनल पे हमारे सर्च कर लीजिएगा प्रौद्योगिकी बाय सक्सेस मास्टर पॉइंट BA 3rd सेमेस्टर सोशियोलॉजी। किसी तरीके से भी आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। प्रौद्योगिकी होता क्या है तो इसके बारे में पहले समझ लीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि प्रौद्योगिकी होता क्या है। देखिए हमारे किसी भी उद्देश्य की पूर्ति करने वाले जो भी साधन होते हैं, उनको बनाने वाले जो भी उपकरण या ज्ञान है, उनको ही हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। आसान सी भाषा में इसको और ध्यान से सुनिए और समझिए। जो साधन हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, कोई भी साधन है जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति करता है। बात कर लेते हैं, अगर हम वॉशिंग मशीन की बात कर लें अगर हम, तो वॉशिंग मशीन में आप क्या करते हैं, कपड़े धुलते हैं। आपको हाथ से कपड़े धुलने का मन नहीं किया, आप वॉशिंग मशीन में डाल के धुल लेंगे,
तो वॉशिंग मशीन आपके उद्देश्य की आपके कामों को आसान कर देगा। तो आपके साधन है वॉशिंग मशीन, लेकिन वो साधन जो आपके उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं वो प्रौद्योगिकी नहीं होगा, जबकि इन साधनों का निर्माण करने वाले जो उपकरण या ज्ञान होंगे उसको हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। वॉशिंग मशीन जिसने बनाई, अपना दिमाग लगाया, ज्ञान का प्रयोग किया, जो भी उपकरण का प्रयोग करके बनाया वॉशिंग मशीन को, वो प्रौद्योगिकी है। तो उद्देश्यों के साधनों को बनाने वाले जो ज्ञान या उपकरण हैं वो प्रौद्योगिकी है। गर्मी लगती है, एसी ऑन कर लेते हैं, गर्मी फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, बाहर से आते हैं, गर्मी लगती है, एसी ऑन किया, बैठ गए। तो अब एसी आपका प्रौद्योगिकी नहीं है कि आपके साधन आपके उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है, गर्मी से आपको बचा रही है, जबकि एसी बनाने के लिए जो ज्ञान और उपकरण का प्रयोग किया गया वो प्रौद्योगिकी है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ जाते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो उनको समझना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में पेपर में प्रौद्योगिकी के बारे में भी अलग से प्रश्न बन सकता है और अलग से वीडियोस तो मैंने बनाई हुई है। देखिए, जो सामाजिक उद्विकास हो रहा है उसका पहला कारण तो आविष्कार है, और बढ़ती प्रौद्योगिकी ने ही सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दिया। प्रौद्योगिकी में ही आविष्कार और नवीन को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि ज्ञान और उपकरणों का प्रयोग करके ही तो नए नए आविष्कार किए जाते हैं। जो आविष्कारक होते हैं वो नई नई चीज़ों को बनाते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, इससे भी समाज में परिवर्तन हो रहा है। आविष्कार समय की मांग होते हैं और व्यक्ति की मानसिक योग्यता पर ही आधारित होते हैं। इसके साथ ही आवश्यकता भी आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती गई, मनुष्यों ने क्या किया, आविष्कार करना शुरू कर दिया। पहले के टाइम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना देखिए कितना मुश्किल था, सालों का समय लग जाता था दूर दूर किसी देश में जाने के लिए। लोग घोड़े की भी सवारी किया करते थे, हाथी से भी चला करते थे, लेकिन आज के टाइम में घंटों का टाइम लगता है। आप किसी भी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, एरोप्लेन की हेल्प से आप फ्लाइट्स की टिकट लीजिए और चले जाइए। तो क्या है ये सब, क्या है आविष्कार। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती गई, मनुष्यों ने अपने ज्ञान का उपकरणों का प्रयोग किया और नए नए टेक्नोलॉजी से नए नए आविष्कार करने शुरू कर दिए। तो जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकता बढ़ती है, आविष्कार होता जा रहा है। जिस समाज में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सतत प्रयत्नशील होते हैं, उस समाज में उद्विकास अधिक होगा। पहले हाथों से चटनी पीसी जाती थी, मसाले पीसे जाते थे, अब मिक्सर मशीन में डालते हैं, पीस लेते हैं। कपड़ा हाथ से न धुल के वॉशिंग मशीन में। पहले गर्मी लगती थी, अब गर्मी नहीं लगती, एसी ऑन कर लेते हैं। ठंडा पानी पीने के लिए फ्रीज़र का यूज़ करते हैं। ये सब क्या है, आविष्कार जैसे जैसे हो रहा है तो इंसान की आवश्यकताएं जैसे बढ़ रही, आविष्कार होता जा रहा है। अगला है संचय। संचय भी सामाजिक उद्विकास का एक कारण है। संचय का अर्थ होता है बचाना या सेव करना। सामाजिक उद्विकास के लिए संचय का तत्व सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और इसके अभाव में सामाजिक उद्विकास की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। अगर हम संचय करके ना रखें तो हम सोच ही नहीं सकते कि सामाजिक उद्विकास होगा, चीज़ें सरलता से जटिलता की ओर बढ़ेंगी। देखिए, पुराने तत्वों के संचय से ही नए तत्वों का उद्विकास होता है। जैसे कि देखो, उद्विकास के लिए पहले साइकिल बनी, इसके बाद मोटरसाइकिल बनी, फिर वायुयान बना। उद्विकास में ऐसा नहीं है कि समाज में पहले वायुयान का निर्माण किया गया, उसके बाद मोटरसाइकिल बनी, फिर साइकिल का निर्माण हुआ। पहले चीज़ें सरल थी, पहले साइकिल, मोटरसाइकिल, बाद में वायुयान आया है। पहले जहाज़ नहीं बन गया, उसके बाद साइकिल। तो पहले चीज़ें आसान थी, अब सरल, पहले आसान थी, सरल थी, अब जटिल हो गई। तो वही चीज़ है संचय करना। उद्विकास पुरानी वस्तु की प्रतिक्रिया या सुधार के परिणाम स्वरूप होता है। पहले मनुष्य ने दिमाग लगाकर साइकिल बनाई, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। मोटरसाइकिल बनी, कार बनी, बस बनी, ट्रेन बनी, जहाज़ बना। तो चीज़ें क्या है, आसान से जटिलता की ओर बढ़ रही हैं। अगला पॉइंट आपका है प्रसार। तो अब इसको देखते हैं। प्रसार का अर्थ है फैलाना। तालाब में एक कंकड़ फेंकिए, वहाँ से लहरें उठेंगी और ये लहरें वहाँ तक चली जाएंगी जहाँ तक किनारा होता है। इसी प्रकार आविष्कारों का समाज में प्रसार होता रहता है। एक देश या समाज का आविष्कार संपूर्ण विश्व में धीरे धीरे फैल जाता है और प्रसार के द्वारा सामाजिक उद्विकास को गति मिलती है। एक आविष्कार हुआ, पूरी दुनिया भर में फैल गया, फिर किसी और ने उससे अलग चीज़ बनाई, फिर उससे अलग चीज़ बनी, उद्विकास होता गया, सरलता से जटिलता की ओर मनुष्य बढ़ता चला गया। चौथा पॉइंट है सामंजस्य। तो सामाजिक उद्विकास का चौथा कारण है सामंजस्य। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं।
और एक दूसरे से मनुष्य क्या है, संबंधित है, जुड़ा हुआ है। यदि एक भाग में परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव दूसरे भाग पर भी पड़ता है और वहाँ भी हमें परिवर्तन देखने को मिल जाता है। हर जगह की संस्कृति आपस में मिलती है। आवागमन और संचार के साधनों के विकास के कारण जो है सांस्कृतिक सामंजस्य आसानी से होता है। संचार के माध्यम से हमें एक स्थान से दूसरे स्थान की संस्कृति को जानने में हमें मदद मिलती है। हम आज देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया से हर इंसान एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है और हर जगह की संस्कृति को समझने में, जानने में आसानी हो जाती है। जब दो संस्कृतियां मिलती हैं तो प्राथमिक अवस्था में कुछ संघर्ष भी होता है। यह संघर्ष बड़ा ही क्षणिक और अस्थायी होता है। बाद में दोनों संस्कृतियों में सामंजस्य भी स्थापित हो जाता है, हार्मोनी पैदा हो जाती है और इस प्रकार सामाजिक विकास होता रहता है। तो आई होप कि आप सामाजिक परिवर्तन के कारक या कारण भी समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से हम आपके हर एक सब्जेक्ट पर वीडियोस लेकर आ रहे हैं बीए थर्ड सेमेस्टर की, तो उसके लिए चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।